ठीक है भाई, चलो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल हम लोगों ने टर्म समझे थे। ठीक है, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, ऑनलाइन वालों को भी। तो हम लोगों ने कल जीन, युग्म विकल्पी और दो अवस्थाएं देखी थी, सम युग्मजी और विषम युग्मजी। मतलब जब एक जैसे युग्म विकल्पी हो, एक समान युग्म विकल्पी, उसे क्या कहेंगे? सम युग्मजी या शुद्ध अवस्था। और अगर अलग अलग प्रकार के युग्म विकल्पी हो तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? विषम युग्मजी यानी संकरित अवस्था। अब फिर अपन ने लास्ट में एक बार इंट्रोडक्शन देख लिया था मेंडल की वंशागति का, और हमने ये देख लिया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस वर्ष से किस वर्ष में किए थे? 1856 से 1863 के मध्य। प्रयोग उन्होंने किस पर किए थे? उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम, जिस पर गुण सूत्रों की संख्या 14 थी, हमने देख लिया था। अब मेंडल ने जब उद्यान मटर पे अपने प्रयोग किए तो कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का। कितने लक्षणों का? 7। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं और उसमें से प्रभावी रूप और अप्रभावी रूप का जो चार्ट बना रखा है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने वो मेंडल वाले 7 लक्षण यहां पर ले लिए। फिर यहां पर प्रभावी यानी डोमिनेंट, और अप्रभावी यानी रिसेसिव। जैसे मेंडल ने कौन सा लक्षण लिया था? तने की लंबाई। तने की लंबाई को मैंने क्या कह दिया? स्टेम हाइट। तने की लंबाई में प्रभावी लक्षण क्या था? लंबा, यानी मैंने ले लिया टॉल। और अप्रभावी क्या था? बोना, यानी क्या कह दिया? ड्वार्फ। फिर आपके पास पुष्प की पोजीशन, यानी जिसको हम कहते हैं पुष्प, फ्लावर पोजीशन। प्रभावी है अक्षीय, एक्सियल को आप कहते हो अक्षीय। और अप्रभावी कौन सा था? टर्मिनल। इसे आप हिंदी में निरक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमारे पास फ्लावर पोजीशन के बाद नेक्स्ट आता है पुष्प, या मैंने यहां पे ले लिया पहले पॉड, फली। फली का आकार ले लिया। अब फली का आकार एक तो फूला हुआ होता है, फूले हुए आकार को क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेड। और सिकुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, फिर हमारे पास यहां पर पुष्प का रंग, फ्लावर कलर, प्रभावी वायलेट, अप्रभावी श्वेत, व्हाइट। फिर आपके पास पुष्प का फ्लावर कलर हो गया। अब बीज का रंग, सीड कलर। सीड के कलर में प्रभावी येलो यानी पीला, और अप्रभावी ग्रीन यानी हरा। फिर फली का रंग, हरा, पीला, और 7वां लक्षण बीज का आकार, सीड शेप। सीड शेप में आपके पास गोल और झुर्रीदार। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सब लक्षण तो आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है 7 लक्षण है, इसमें प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है और जिस पे सवाल बनता है वो देखो, बीज का रंग और फली का रंग। बीज के रंग में प्रभावी क्या है? पीला, और अप्रभावी क्या है? हरा रंग। लेकिन जैसे ही फली का रंग आ जाता है उल्टा हो जाएगा। फली के रंग में प्रभावी क्या हो गया? हरा, और अप्रभावी क्या हो गया? पीला।
तो याद रखना, बीज के रंग में प्रभावी लक्षण पीला है, लेकिन फली के रंग में प्रभावी लक्षण हरा है। बना लो। यहां पर एक सेकेंड में एक और चीज लिखना चाहूं। ठीक है, वैसे मैंने ब्रैकेट में यहां पर लिख लिया है, ये सारे जो लक्षण हैं, इन सारे लक्षणों को जीन नियंत्रित करेगी। हर लक्षण को कौन नियंत्रित करता है? जीन। वो कौन से गुण सूत्र पर पाई जाती है वो हमने देख लिया। जैसे तने की लंबाई, पुष्प का स्थल और फली आकार की जीन कौन से गुण सूत्र पर है? चौथे गुण सूत्र पर। पुष्प का रंग और बीज के रंग की जीन पहले गुण सूत्र पर। फली के रंग की जीन पांचवें गुण सूत्र पर और बीज का आकार सातवें गुण सूत्र पर है। ये टर्मिनल निरक्षीय। ठीक है, पादप की लंबाई या तने की लंबाई एक ही मतलब है। ठीक है, तो मेंडल ने ये 7 लक्षण लिए थे। इसका मतलब ये जो 7 लक्षण है वो कितने अलग अलग गुणसूत्रों पर मौजूद है? 4। ये गुणसूत्र चौथा, 1, 5 और 7, मतलब 1, 4, 5 और 7। 7 लक्षण जिसका अध्ययन मेंडल ने किया था वो कितने अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं? 4 अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अब देखो, जब हम मेंडल की वंशागति अब पढ़ने वाले, तो मेंडल की वंशागति में आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि मेंडल ने कहा था कि मेंडल ने जीन को जीन नहीं कहा, जीन शब्द तो जोहानसन ने दिया था। तो जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था, तो मेंडल ने जीन को क्या कहा? कारक। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, मेंडल जो है, मेंडल ने जीन को क्या कहा था? कारक कहा था। और मेंडल ने कहा था यह कारक अकेला होता है या जोड़ों में? जोड़ों में। कारक जो है वो किस में पाया जाता है? जोड़ों में पाया जाएगा। और तीसरा, हर लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, हर लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक कारक जोड़ा कार्य करेगा। तो जब हम मेंडल की वंशागति पढ़ रहे हैं, ये तो लिख लिया सबने। तो जब हम मेंडल की वंशागति में चीजें हैं तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला चीज तो मेंडल ने जीन को क्या कहा है? मेंडल ने जीन को कारक कहा या मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा है, पहली चीज। दूसरा, मेंडल ने यह कहा कि यह कारक अकेला नहीं होता, यह कारक हमेशा जोड़े में होगा, यानी पेयर्स में होगा, जिसको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। और हर एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कौन काम करेगा? एक कारक जोड़ा कार्य करेगा। मतलब तने की लंबाई कितना लक्षण है? एक लक्षण। तने की लंबाई कितना लक्षण है? एक लक्षण। तो उसको कितने कारक जोड़े नियंत्रित करेंगे? एक लक्षण एक कारक का जोड़ा, 2 लक्षण 2 अलग अलग कारक के जोड़े। एक लक्षण को एक कारक जोड़ा ही नियंत्रित करेगा। तो 3 पॉइंट सीख लेंगे। पहले तो मेंडल के अनुसार लिखेंगे पॉइंट,
मेंडल के अनुसार वन टू थ्री, पहला पॉइंट, जीन को कारक कहा गया, जीन को कारक कहा गया। दूसरा, कारक जोड़े में पाया जाता है, कारक जोड़े में पाया जाता है। और तीसरा, प्रत्येक लक्षण को एक कारक जोड़ा नियंत्रित करता है। प्रत्येक लक्षण को एक कारक जोड़ा नियंत्रित करता है। तो जीन को कारक कह दिया, कारक हमेशा जोड़े में होंगे जिनको हमने युग्म विकल्पी नाम दे दिया, और हर लक्षण के लिए कौन नियंत्रित काम करेगा? एक कारक का जोड़ा। तो अब हम लोग मेंडल की वंशागति में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक जीन की वंशागति। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे फिर अब एक जीन की वंशागति, या अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब मेंडल क्या है सुनना, मेंडल ने क्या सोचा? मेंडल को यह देखना था कि एक जीन या एक कारक जो है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित हो रही है। वंशागति का अध्ययन करना था, तो उनको यह पता करना था कि एक कारक का जोड़ा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित हो रहा है, कैसे वंशागति दर्शा रहा है। तो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया होगा? एक। अगर एक कारक जोड़े का अध्ययन करना है तो एक लक्षण, दो कारक जोड़े का अध्ययन करना है तो दो लक्षण। मेंडल की वंशागति गुणात्मक वंशागति है। गुणात्मक मतलब एक लक्षण है तो एक कारक का जोड़ा, दो लक्षण है तो दो कारक जोड़े, एक लक्षण को एक ही कारक जोड़ा नियंत्रित करता है। तो अगर एक जीन की वंशागति का अध्ययन करना है तो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया होगा? एक। और एक लक्षण का अध्ययन करने की वंशागति या क्रॉस को हम किस नाम से जानते हैं? एक संकर संकरण, या जिसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए मेंडल ने कितने लक्षण लिए? एक लक्षण। और एक लक्षण के माध्यम से किया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण। तो लिखेंगे बेटा, मैं तो देखो जो जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं ना उसको लिखते रहे करो, और आप लोगों ने अगर पहले नोट्स बना रखे हैं अच्छी बात है, तो उसमें ऐड कर दो कोई चीज बस। ठीक है, तो एक जीन की वंशागति हेडिंग डाल दी। अब इसमें लिखेंगे एक जीन की वंशागति के अध्ययन हेतु, एक जीन की वंशागति के अध्ययन हेतु, एक जीन की वंशागति के अध्ययन हेतु मेंडल ने एक संकर संकरण का प्रयोग किया। मेंडल ने एक संकर संकरण का प्रयोग किया। तो एक जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया? एक संकर संकरण। लक्षण कितने? एक लक्षण लिया। अब मेंडल ने एक लक्षण कौन सा लिया? पादप की लंबाई या स्टेम हाइट जिसे हम कहते हैं, पादप की लंबाई या जिसे क्या कहते हैं? स्टेम हाइट। तो लक्षण कौन सा लिया था मेंडल ने? पादप की लंबाई या स्टेम हाइट। अब हम देखेंगे एक संकर संकरण। देखो अब क्या किया मेंडल ने, ले लिए सबसे पहले शुद्ध लंबे पादप। मेंडल ने सबसे पहले क्या ले लिया?
शुद्ध लंबे पादप। कैसे लिखूं? लंबे पादप है, लंबा मतलब कैपिटल टी, और शुद्ध है कैपिटल टी कैपिटल टी। शुद्ध लंबे पादप को कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी। और दूसरा मेंडल ने ले लिया शुद्ध बोने पादप। शुद्ध बोने पादप को कैसे लिखूं? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने जनक ले लिए। जनक मतलब पेरेंट्स है, इधर मैंने यहां पर लिख लिया ये है जनक। तो एक जनक या पेरेंट क्या हो गया? शुद्ध लंबे पादप कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरे कौन से हो गए? शुद्ध बोने पादप, ये जनक ले लिए। अब क्या होगा? इनमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब इसमें क्योंकि ये 2n है, ये भी 2n है, अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? एक ही। भाई संख्या में तो 4 बनते हैं मियोसिस से, लेकिन प्रकार कौन सा है? कैपिटल टी से क्या ही आ जाएगा? एक ही प्रकार का युग्मक। यहां पर भी एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। तो NN मतलब ये क्या था? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। और इनका क्रॉस हुआ, ये पर परागन थे। इससे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F1 पीढ़ी या फिलियल 1 जिसे कहते हैं। फिलियल का मतलब होता है लैटिन में संतति। तो कुछ नहीं, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने लिए शुद्ध लंबे पादप, और मेंडल ने क्या लिया? शुद्ध बोने पादप। शुद्ध लंबे पादप और शुद्ध बोने पादप का संकर करवाया। संकर करवाने पर जो पहली संतति प्राप्त हुई यानी F1 संतति, उनमें सारे पादप दिखने में क्या थे? लंबे। शुद्ध लंबे पादप और शुद्ध बोने पादप को लेकर जब क्रॉस करवाया तो पहली संतति में जो पादप उत्पन्न हुए सभी दिखने में क्या थे? लंबे। तो ये सभी के सभी पादप दिखने में कैसे आ गए? लंबे। पहले हम क्रॉस देख रहे हैं, फिर हम समझेंगे इससे निष्कर्ष क्या क्या निकला। तो मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी में सारे पादप कैसे आ गए? लंबे। अब मेंडल ने क्या किया? इनका स्वपरागन। मेंडल ने उद्यान मटर का चयन ही इसलिए किया था क्योंकि उसमें पर परागन की क्षमता और स्वपरागन दोनों की क्षमता आती है। तो पहले तो क्या कर दिए? 2 अलग अलग पादप लेके पर परागन। अब इसी पादप का क्या किया? स्वपरागन। तो स्वपरागन का मतलब है इसी को इसी के साथ क्रॉस किया। स्वपरागन का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से को क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से किया। अब ये संकरित है या शुद्ध है? संकरित है। कैपिटल टी स्मॉल टी संकरित है। अब अगर ये संकरित है तो इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, अलग अलग प्रकार के? अलग अलग। कैपिटल टी अलग बनेगा, स्मॉल टी अलग प्रकार का युग्मक। इसमें भी कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। तो मैंने क्या किया? अलग अलग कर दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ लिख लिया, पुनेट स्क्वायर। कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ लिख लिया। अब क्रॉस करो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी आ गई? F2 पीढ़ी आ गई। क्या किया? मेंडल ने लिए शुद्ध लंबे पादप और लिए शुद्ध बोने पादप, दोनों का क्रॉस करवाया। क्रॉस करने पर पहली संतति आई, वो सभी दिखने में कैसे थे? लंबे। उन लंबे पादपों का मेंडल ने स्वपरागन कराया। स्वपरागन करने के बाद ये F2 पीढ़ी इस प्रकार प्राप्त हुई। अब 2 नए टर्म्स, 2 नए टर्म्स में पहला टर्म आता है जिसे कहते हैं लक्षण प्ररूप, यानी जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप। दूसरा होता है जीनी प्रारूप या जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या है? जो भी लक्षण आपको दिख रहा है, ठीक है, बाह्य आकारिकी दिखने वाला लक्षण क्या कहलाता है? फिनोटाइप। दिखने में लंबा, दिखने में बोना, दिखने में गोरा, दिखने में काला, दिखने में मोटा, दिखने में पतला, जो लक्षण आपको दिख रहा है उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप।
जीनी प्ररूप कहते हैं कि ये किताबी परिभाषा है कि ये आनुवांशिक संगठन है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन क्या कहलाता है? जीनी प्ररूप। बट आनुवांशिक संगठन का क्या मतलब? कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, शुद्ध या संकरित अवस्था। अगर किसी भी लक्षण के आगे शुद्ध या संकरित लिखा हुआ है, मतलब किसकी बात हो रही है? जीनी प्ररूप। उदाहरण, मैंने कहा एक लंबा पादप, क्या दे रखा है? लक्षण प्ररूप। बोना पादप, लक्षण प्ररूप। संकरित लंबा पादप, जीनी प्ररूप। शुद्ध बोना पादप, जैसे ही आपने किसी लक्षण के आगे शुद्ध और संकरित लगा दिया तो उसे क्या कहेंगे? जीनी प्ररूप कहेंगे। तो लक्षण प्ररूप का मतलब तो होता है बाह्य आकारिकी, यानी जो अपीयरेंस जैसा दिख रहा है, और जीनी प्ररूप का मतलब मैंने आपको बता दिया, शुद्ध या संकरित अवस्था। सही। तो अब देखो F2PD क्या आई हमारे पास? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये एक संकर संकरण की F2PD आई। अब मैं सबसे पहले इसका लक्षण प्ररूप अनुपात देखो। लक्षण प्ररूप का मतलब ये दिखने में क्या है? लंबा। ये भी दिखने में क्या है? लंबे हैं। और ये दिखने में क्या है? बोना। तो दिखने में लंबे कितने हैं? 3 लंबे हैं और 1 बोना है। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आ गया हमारे पास? 3:1। 3 लंबे हैं, 1 बोना है। अब जब मैं जीनी प्ररूप अनुपात बनाता हूं तो ये कैसा लंबा है? शुद्ध लंबा। ये दोनों है तो लंबे लेकिन संकरित, विषम युग्मजी। ये 2 संकरित या विषम युग्मजी लंबे और 1 शुद्ध बोना। तो जब हम एक संकर संकरण की बात करते हैं या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसकी F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात तो 3:1 है और जीनी प्ररूप अनुपात क्या है? 1:2:1 है। हमने अभी तक कोई नियम की बात नहीं की, हमने सिर्फ एक संकर संकरण देखा है। शुद्ध लंबे पादप लिए थे, शुद्ध बोने पादप लिए थे, क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर F1 क्या दिखा? लंबा। फिर उनका स्वपरागन कराकर F2PD निकाली। F2PD में दिखने के आधार पर अनुपात क्या आया? 3:1। और शुद्ध और संकरित के हिसाब से अनुपात क्या आया? 1:2:1। एक बार आप ये क्रॉस बना लो, फिर हम समझेंगे इसके क्या क्या निष्कर्ष है। बना ही लिया, जबरदस्त।
लिख लिया यहां तक? ले लूं आगे? पहले आप ये, हाँ बाकी था, ओके। ठीक है ना, ये एक बार, ये F2PD है, अब ले लूं आगे? ठीक है, लक्षण प्ररूप, पहले एक बार ये अनुपात लिख लो आप, ये मत लिखना अभी, ये मैं लिखवा दूंगा। आप F2PD बना दिया आपने, F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात लिख लो 3:1, जीनी प्ररूप अनुपात लिख लो 1:2:1। परिभाषा में ये लिखा रहा हूं, लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप। ठीक है, ये फिलियल का मतलब क्या होता है? संतति। F1 F2, यहां पर F का मतलब फिलियल होता है, फिलियल को हम हिंदी में कहते हैं संतति। ठीक है, अब सबसे पहले अपन यहां पे लिख लेंगे लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप का मतलब क्या है। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, किसी भी जीव की, किसी भी जीव की बाह्य आकारिकी को लक्षण प्ररूप कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव, किसी भी जीव की बाह्य आकारिकी को लक्षण प्ररूप कहते हैं। और दूसरा जीनी प्ररूप या जीनोटाइप। जीनी प्ररूप या जीनोटाइप, इसमें लिखेंगे किसी भी जीव की का आनुवांशिक संगठन, किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन जीनी प्ररूप कहलाता है। आनुवांशिक संगठन जीनी प्ररूप कहलाता है। और आनुवांशिक संगठन का मतलब ब्रैकेट में आप क्या लिख लोगे? शुद्ध अथवा संकरित अवस्था। ब्रैकेट में आप लिख लेना शुद्ध अथवा संकरित अवस्था। तो ये तो सिर्फ हमने देखा एक संकर संकरण में क्या हो रहा है। अब हम समझेंगे ये एक संकर संकरण का मतलब क्या है। देखो क्या किया मेंडल ने शुद्ध लंबे पादप को शुद्ध बोने पादप से क्रॉस करवाया था। क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पादप प्राप्त हुए और F2 पीढ़ी में आपके पास 3:1 लक्षण प्ररूप अनुपात के हिसाब से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेंडल का जो ये एक संकर संकरण है उसके आधार पर हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्रभाविता का नियम, या जिसे हम क्या कहते हैं?
लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब क्या हुआ, ध्यान से, मेंडल ने क्या लिया, शुद्ध लंबे पादप लिए और शुद्ध बोने पादप लिए। मतलब हाइट, लक्षण तो कौन सा था, हाइट, लेकिन उसके दो रूप थे, एक लंबा और एक बोना। तो जब मेंडल ने टॉल, लंबे और बोने यानी ड्वार्फ पादप का संकर करवाया, तो F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट हुए या एक ही लक्षण आया? एक ही आया। लंबे पादप थे, बोने पादप थे, उनका क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में केवल लंबे पादप आए। मतलब दोनों में से एक ही जनक लक्षण आया। तो जो जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है, मेंडल ने उसे क्या कह दिया, प्रभावी या डोमिनेंट। पहली चीज हम बात कर रहे थे ना, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी का मतलब मेंडल के अनुसार, मेंडल ने यह बोला कि भाई मैंने दो जनक ले लिए, दो जनक का क्रॉस करवा दिया, उसमें से दोनों में से कोई एक जनक लक्षण अभिव्यक्त होगा, और एक जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे क्या नाम दे दिया, प्रभावी। मतलब F1 पीढ़ी में लंबे पादप आए, इसलिए प्रभावी क्या हो गया, लंबा। अगर F1 पीढ़ी में बोने पादप आए होते तो हम प्रभावी लक्षण क्या लेते, बोना। लेकिन F1 पीढ़ी में एक जनक लक्षण अभिव्यक्त हुआ, उसको क्या कह दिया, प्रभावी, और उसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, टॉल। तो अप्रभावी लक्षण को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल अक्षर से। ऐसा नहीं है बोने या ड्वार्फ के लिए डी यूज करेंगे। जो प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल लेटर से, जो अप्रभावी लक्षण है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब ये तो मेंडल ने हमको बताया। अब इससे हमने क्या समझा, मतलब आप क्वेश्चन में कैसे पता करोगे कि प्रभावी लक्षण कैसा है। अगर मेंडल का सवाल आ जाए तो आसान है, आपको पता है लंबा प्रभावी है, बोना अप्रभावी है। लेकिन अब दो चीजें हैं, इधर देखो, ये पादप दिखने में क्या है, शुद्ध लंबा। शुद्ध दिख रहा है आपको, मैंने अब ध्यान रखना आप चीजें, दिखने में का मतलब है लक्षण प्ररूप। ये पादप दिखने में क्या है, लंबा। ये पादप भी दिखने में क्या है, लंबा। ये भी पादप दिखने में लंबा है, ये भी पादप दिखने में लंबा है। इसका मतलब प्रभावी लक्षण शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में दिख रहा है। आप देखो कैपिटल टी, ये पादप दिखने में कैसा है, लंबा। ये दोनों पादप भी दिखने में कैसे हैं, लंबे। लेकिन इसका जीनी प्ररूप क्या है, शुद्ध। इनका जीनी प्ररूप क्या है, संकरित। तो एक प्रभावी लक्षण किस किस अवस्था में अभिव्यक्त हो रहा है, शुद्ध में भी, संकरित में भी। अब देखो प्रभावी हमेशा चौड़ा होकर घूमेगा। प्रभावी का मतलब है जो ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। ज्यादा अभिव्यक्त होगा या कम अभिव्यक्त होगा, ज्यादा अभिव्यक्त। अप्रभावी हमेशा बेचारा। बोना क्या है, अप्रभावी। बेचारा मतलब यह पादप दिखने में कैसा है, बोना, और किस अवस्था में है, शुद्ध बोना। कहीं पर संकरित बोना है क्या, होता ही नहीं। तो अप्रभावी लक्षण हमेशा बेचारा होगा। बेचारा मतलब पहले तो छोटे अक्षर से उसको आप डिनोट कर रहे हो, और उसके बाद भी वो केवल कौन सी अवस्था में दिखाई दे रहा है, शुद्ध अवस्था में दिखाई देगा। तो एक चीज हमको मेंडल ने बताई, एक चीज हमने खुद ने समझी। मेंडल ने यह बताया कि जो जनक लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होगा उसको प्रभावी कहेंगे। मतलब आपने काले पुष्प को नीले पुष्प से क्रॉस किया, काले पुष्प को नीले पुष्प से क्रॉस किया, F1 में नीले पुष्प आए, तो आपने कह दिया प्रभावी क्या है, नीला। सही बात। तो हमको मालूम चल गया जो जनक लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा है वो प्रभावी है। लेकिन अब हमने और भी समझ लिया, हमने समझिया प्रभावी लक्षण का एक और लक्षण है कि प्रभावी लक्षण किस किस अवस्था में दिखाई देगा, शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में दिखेगा। और अप्रभावी लक्षण बेचारा है, केवल शुद्ध अवस्था में दिखाई देगा। इतना क्लियर है।
तो इसका मतलब जब हम प्रभाविता के नियम की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में प्रभाविता के नियम के 3 बिंदु दे रखे हैं। पहला वही कि लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है, कारक, जो हम देख लिए। दूसरा ये कि कारक किस में प्रकट होता है, जोड़ों में। भाई पहला पॉइंट ये दे रखा है कि लक्षणों को नियंत्रित करने में कौन काम करता है, कारक। दूसरा पॉइंट यही दे रखा है कारक किस में उपस्थित होता है, जोड़े में। और तीसरा मेंडल ने कहा रखा है, देखो ये F1 हमेशा संकरित है, संकरित को मैं विषम अवस्था कह सकता हूं। तो मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में या विषम अवस्था में जो जनक लक्षण अभिव्यक्त होगा उसे क्या कहेंगे, प्रभावी। तीसरा बिंदु यह है कि F1 पीढ़ी में या विषम अवस्था में जो लक्षण प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टेटमेंट पे सवाल आते हैं ना, तो मैं आपको 2 कथन दे रहा हूं, मुझे आप बताना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। दो कथन दिए मैंने आपको, 1 और सेकंड। पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। कितने जने दोनों सही है, बस ठीक है। कितनों को लगता है कि पहला गलत है और दूसरा सही है, शाबाश। पहला गलत, दूसरा सही, छोटा सा अंतर है बस। एक बार में तो सबको ही सही लगता है। सुनो, लाल पुष्प को सफेद पुष्प से क्रॉस किया, लाल को सफेद पुष्प से क्रॉस किया, F1 में गुलाबी आए, गुलाबी प्रभावी हुआ क्या, नहीं ना। तो F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण आएगा वो प्रभावी होगा क्या, लाल या सफेद में से कोई आता, मतलब जनक लक्षण। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होगा वो प्रभावी होगा नहीं, वो जनक लक्षण होना चाहिए। आपने काले को सफेद के साथ क्रॉस किया, F1 में भूरा आया, तो भूरा प्रभावी हुआ क्या, नहीं हुआ ना, क्योंकि वो जनक लक्षण F1 में तो आया, F1 में तो प्रकट हुआ, लेकिन उसको प्रभावी नहीं मानेंगे। क्या होना चाहिए, काला और सफेद में से कुछ आना चाहिए, लाल और पीले में से कोई जनक लक्षण आना चाहिए। तो जो जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होगा उसे क्या कहेंगे, प्रभावी। क्लियर है, पक्का? पहली चीज बिल्कुल क्लियर। तो पहला गलत हुआ, दूसरा सही। तो पहले तो यहां पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रभाविता का नियम। हां, एसी बंद कराऊं, बंद कर दो यार, ये भी दोनों बंद कर दो। प्रभाविता का नियम, पहला बिंदु लिखेंगे प्रभाविता के नियम में। पहला, लक्षणों का नियंत्रण कारक के द्वारा होता है। लक्षणों का नियंत्रण या नियमन कारक के द्वारा होता है।
लक्षणों का नियमन या नियंत्रण कारक के द्वारा होता है। दूसरा बिंदु, कारक जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा, कारक जोड़े में पाए जाते हैं। और तीसरा बिंदु, F1 पीढ़ी अथवा विषम अवस्था में F1 पीढ़ी अथवा विषम अवस्था में जो जनक लक्षण अभिव्यक्त होता है, F1 पीढ़ी अथवा विषम अवस्था में जो जनक लक्षण अभिव्यक्त होता है उसे प्रभावी कहा जाता है। जो जनक लक्षण अभिव्यक्त होता है उसे प्रभावी कहा जाता है। तो पहला तो हमको यह मालूम चल गया कि यह प्रभाविता का नियम क्या है। अब दूसरा लक्षण आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एक क्रॉस दे दिया, आपको एक संकर संकरण क्रॉस दे दिया लक्षण को लेकर, और उसमें आपसे यह पूछा जाए कि इस क्रॉस को देखकर बताओ कि इस क्रॉस में ऐसे क्या चीजें हैं, ऐसा क्या प्रमाण है जिससे आपको मालूम चल रहा है कि यह प्रभाविता का उदाहरण है। तो अब देखो सब लॉजिकली सोचना है। जब अपन एक संकर संकर करते हैं तो बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनक लेते हैं, जनक के बाद F1 पीढ़ी प्राप्त होती है और उसके बाद F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। यही चीज है। एक संकर संकरण का मतलब क्या है, जनक लिए, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। जनक अपन ने शुद्ध लंबे शुद्ध बोने लिए, F1 में आपके पास ये आया और F2 में आपके पास ये आ गई। इसका मतलब अगर आपको यह पता करना है कि प्रभाविता, ये जो संकर है, ये जो क्रॉस है, ये प्रभाविता दर्शा रहा है या नहीं, तो यह पता आप दो जगह करोगे, एक तो F1 पर और एक F2 पर। F1 पे अपन ने देख लिया, F1 में दोनों जनक लक्षण, कोई एक जनक लक्षण या कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए, एक। प्रभाविता का प्रमाण मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि डोमिनेंस या प्रभाविता काम कर रहा है। तो F1 पीढ़ी में देखो, अगर F1 पीढ़ी में एक जनक लक्षण प्रकट हो रहा है तो प्रभाविता है। आगे अपन पढ़ेंगे, अगर कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो रहा, जैसे लाल जनक लिया, सफेद जनक लिया, लेकिन F1 में गुलाबी आया, मतलब कोई जनक लक्षण नहीं आया, तो उसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और मान लो आपने एक जनक लक्षण लिया A ब्लड ग्रुप, दूसरा जनक लक्षण लिया B ब्लड ग्रुप, F1 में AB ब्लड ग्रुप दोनों आ गए, सह प्रभाविता। तो प्रभाविता का प्रमाण आपको सबसे पहले कहां मिलेगा, F1 में। F1 में कैसे मिलेगा, एक जनक लक्षण ही अभिव्यक्त हो। अगर F1 पीढ़ी में एक जनक लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है तो वो किसका प्रमाण है, प्रभाविता का। और F2 में लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आया, 3:1। अब आप सोचो ये 3:1 अनुपात क्यों आया, क्योंकि ये भी लंबा है, ये भी लंबे हैं। शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में प्रभावी लक्षण आ रहा है, तभी तो अनुपात क्या आ रहा है, 3:1। तो F2 पीढ़ी में यदि आपका अनुपात 3:1 आ रहा है तो यह भी किसका प्रमाण है, प्रभाविता का। क्योंकि हम देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में यह अनुपात बदलकर 1:2:1 हो जाएगा। तो एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आप देख रहे हो, कैसे मालूम चलेगा कि प्रभाविता है,
F1 पीढ़ी में एक ही जनक लक्षण दिखना चाहिए और F2 पीढ़ी में अनुपात 3:1 आना चाहिए। अगर ये दोनों हो रहे हैं मतलब वो संकर क्या दर्शा रहा है? प्रभाविता या डोमिनेंस। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रभाविता का प्रमाण या प्रूफ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का प्रमाण या प्रूफ ऑफ डोमिनेंस। पहला, इसमें पहला पॉइंट, F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में किसी एक जनक लक्षण की अभिव्यक्ति, F1 पीढ़ी में किसी एक जनक लक्षण की अभिव्यक्ति, F1 पीढ़ी में किसी एक जनक लक्षण की अभिव्यक्ति। और सेकंड, F2 पीढ़ी में में 3:1 का लक्षण प्ररूप अनुपात आना। F2 पीढ़ी में 3:1 का लक्षण प्ररूप या 3:1 लक्षण प्ररूप अनुपात का आना प्रभाविता को प्रमाणित करता है। F2 पीढ़ी में 3:1 लक्षण प्ररूप का अनुपात आना प्रभाविता को प्रमाणित करता है। ठीक है, फिर हमको यह भी मालूम चल गया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एक प्रभावी लक्षण या प्रभावी युग्म विकल्पी क्या है, तो एक प्रभावी लक्षण या प्रभावी युग्म विकल्पी वो है जो अपने आप को किस किस अवस्था में अभिव्यक्त करेगी? शुद्ध और संकरित। किस किस अवस्था में अभिव्यक्त करेगी? शुद्ध में भी करेगी, संकरित में भी करेगी। और अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी युग्म विकल्पी केवल शुद्ध अवस्था में अभिव्यक्त होगी। तो एक नोट लिख लेंगे। नेक्स्ट, नोट, प्रभावी लक्षण अथवा प्रभावी युग्म विकल्पी प्रभावी लक्षण अथवा प्रभावी युग्म विकल्पी शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होती है। शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त होती है। और दूसरा, अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी युग्म विकल्पी केवल शुद्ध अवस्था में अभिव्यक्त होती है। प्रभावी लक्षण लिख लिया, फिर अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी युग्म विकल्पी केवल शुद्ध अवस्था में अभिव्यक्त होती है। तो अब इसका मतलब हमने प्रभाविता का नियम देखा, प्रभाविता का प्रमाण देखा, ये देखा। अब अपन बात करेंगे कि एक प्रभावी लक्षण के बारे में अब हमको क्या क्या मालूम है, वो सारा सिस्टम देखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। अब देखो, प्रभावी लक्षण हमको क्या क्या बिंदु मालूम चल गए प्रभावी लक्षण में।
हमको पहला चीज मालूम चल गया, प्रभावी लक्षण कैसा है? वो जनक लक्षण है जो कहां अभिव्यक्त हो रहा है? F1 में। ऐसा जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है। अगर कोई भी जनक लक्षण है वो F1 पीढ़ी, कोई भी जनक लक्षण है वो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। फिर दूसरा अपन ने देखा किस किस अवस्था में? शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। तीसरा नई चीज, अगर कोई लक्षण शुद्ध अवस्था और संकरित अवस्था दोनों में अभिव्यक्त हो रहा है तो उसके आने की संभावना ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। सीधी सी बात है, 3:1 का अनुपात है, इसका मतलब लंबे पादप ज्यादा आ रहे हैं, बोने पादप कम आ रहे हैं, तो प्रभावी लक्षण के आने की आवृत्ति ज्यादा होगी, मतलब वो अधिक आवृत्ति में क्या होगा? अभिव्यक्त होगा। अब चौथा लक्षण है जो एनसीईआरटी बताती है। चौथे लक्षण में एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि यह प्रभाविता है क्या। अब इधर देखो, यहां पर मैंने उस पूरे सिस्टम को मैंने कह दिया हमारे पास एक प्रभावी लक्षण है, यानी प्रभावी लक्षण की युग्म विकल्पी है, और एक अप्रभावी लक्षण की युग्म विकल्पी है। अब आप मुझे सोच के बताओ कि अगर मैंने कहा एक पादप लंबा है तो वो लंबा क्यों है? क्योंकि लंबाई की जो युग्म विकल्पी है वो प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन या एंजाइम बनेगा, और प्रोटीन एंजाइम से विभाजन होगा और विभाजन से लंबाई बढ़ेगी। बोने वाली जो युग्म विकल्पी है वो पादप बोना क्यों रह गया? क्योंकि उसमें वो प्रोटीन या एंजाइम नहीं बना, इसलिए उसमें विभाजन नहीं हुआ, और विभाजन नहीं हुआ इसलिए पादप बोना ही रह गया। सही? तो आप सोचो, देखो, एक प्रभावी लक्षण की युग्म विकल्पी जो है वो क्या कर रही है? प्रभावी लक्षण की युग्म विकल्पी एक क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करती है, और वो क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम कार्य करेगा और कार्य करने से लक्षण प्रकट होगा। यही हुआ प्रभावी लक्षण, मतलब कैपिटल टी, लंबा। तो पादप लंबा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो युग्म विकल्पी है वो युग्म विकल्पी क्या कर रही है? प्रोटीन या एंजाइम बना रही है। प्रोटीन एंजाइम बन रहा है तो काम हो रहा है तो पादप लंबा हो रहा है। बोने में क्या हुआ? नहीं बना रही। अब पहला सवाल है, सर क्यों नहीं बना रही? पहला सवाल, सर वो क्यों नहीं बना रही? क्योंकि उसमें क्या हो गया? उत्परिवर्तन। आप इमेजिन करो, एक जुड़वा बच्चे थे, पैदा हुए जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे, एक को अच्छी संगत मिल गई, एक को खराब संगत मिल गई। एक को अच्छी संगत मिल गई, उसने बढ़िया काम किया, जीवन में सही काम करके सब सही हो गया, और एक को बुरी संगत मिल गई और उसने काम करना बंद कर दिया। अच्छी संगत मतलब प्रभावी, युग्म विकल्पी था, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और उसने काम किया, मतलब क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम बनाई और उससे क्या हो गया? काम। बुरी संगत का मतलब है इसमें उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन हो गया तो इसका क्रम बदल गया, तो अब ये क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम नहीं बना रही, और नहीं बना रही तो काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब प्रभावी लक्षण की जो युग्म विकल्पी है इसमें कोई बदलाव या परिवर्तन आया? नहीं आया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एनसीईआरटी इसको क्या कहती है? अरूपांतरित युग्म विकल्पी।
अरूपांतरित या अनमॉडिफाइड। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बुरी संगत, कोई बदलाव नहीं आया, कोई उत्परिवर्तन नहीं आया, इसलिए यह क्या कर रही है? क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम बना रही है। लेकिन अप्रभावी लक्षण में क्या आ गया? उत्परिवर्तन, बुरी संगत, उसमें बदलाव आ गया। तो यह कैसी हो गई? रूपांतरित युग्म। रूपांतरित भी कह सकते हो, उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी भी कह सकते हो। और यदि इसमें बदलाव आ गया, यदि इसमें रूपांतरण आ गया, तो अब क्या होगा? इसके कारण या तो ये प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनाएगी, या कम कुशल बनाएगी, अथवा कम कुशल प्रोटीन या एंजाइम बनाती है। ठीक है, वापस देखो, हमारे पास एक जीन के दो रूप थे। अब आप सोचो ये दो रूप कैसे बने? एक प्रभावी, एक अप्रभावी। एक जुड़वा था, जब पैदा हुआ, जीन जब पैदा हुई, जब पहली बार कोई जीन बनी तो उसका एक ही रूप होगा, जुड़वा। मैंने कह दिया कैपिटल टी था। आज मेरे पास ये दो मार्कर हैं, दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब दोनों प्रोटीन या एंजाइम बना रहे हैं। अब आगे चलकर एक तो वैसा का वैसा रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, यह अभी भी प्रोटीन और एंजाइम बना रहा है। क्या कह दिया? प्रभावी। जैसा था वैसा का वैसा है, कोई बदलाव नहीं आया। अरूपांतरित, इसलिए क्रियाशील प्रोटीन एंजाइम बना रहा है। एक में धीरे धीरे बुरी संगत, धीरे धीरे मैं कुछ बदलता गया, चेंज करता गया, उसमें उत्परिवर्तन लाता रहा, तो क्या हो गई? वो रूपांतरित और उत्परिवर्तित होती गई। और उस कारण अब उसने क्या कर दिया? प्रोटीन या एंजाइम बनाना बंद कर दिया, या कम कुशल प्रोटीन या एंजाइम बनाने लग गई, और इसलिए उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी। तो एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ है। अब उस पूरे पैराग्राफ को आपको सिंपल एक चार्ट के फॉर्म में समझना है कि एक प्रभावी लक्षण या प्रभावी युग्म विकल्पी रूपांतरित है या अरूपांतरित। कोई चेंज नहीं हुआ, अरूपांतरित, मतलब वो क्या कर रही है? क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम बना रही है। बदलाव किस में आया? अप्रभावी में बदलाव आया, मतलब वो क्या कहलाएगी? रूपांतरित। और वो बदलाव अच्छे के लिए, खराब के लिए? खराब के लिए, क्योंकि उस बदलाव या उत्परिवर्तन के कारण अब वो प्रोटीन या एंजाइम नहीं बना पा रही या कम कुशल बना रही है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी। तो इसका मतलब, मैं वापस पीछे चलूं तो हम प्रभावी लक्षण की बात कर रहे थे। ऐसा जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त है, शुद्ध और संकरित दोनों में अभिव्यक्त है। आवृत्ति का मतलब कितनी संख्या में आएगा? आवृत्ति का मतलब यहां पर क्या है? संख्या उसकी अधिक होगी। और चौथा, वो क्या हो गई? वो एक ऐसी अरूपांतरित युग्म विकल्पी हो गई जो क्या बना रही है? एक क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम बना रही है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले बिंदु हम प्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण में ये चार बिंदु लिखेंगे। प्रभावी लक्षण में पहला, ऐसा जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है। ऐसा जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है। दूसरा, ऐसा लक्षण जो शुद्ध व संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होता है। ऐसा लक्षण जो शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होता है।
तीसरा, आवृत्ति का मतलब है वो अधिक मात्रा में आएगा, अधिक संख्या में आएगा। तीसरा, अधिक आवृत्ति अथवा अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। अधिक आवृत्ति अथवा अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। और चौथा, प्रभावी युग्म विकल्पी, प्रभावी युग्म विकल्पी अरूपांतरित युग्म विकल्पी होती है। अरूपांतरित युग्म विकल्पी होती है जो क्रियाशील एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करती है। जो क्रियाशील एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करती है। और ये चार्ट आप बना लो तो वो पूरा प्रभाविता है। प्रभावी लक्षण की युग्म विकल्पी है, कैसी होगी? अरूपांतरित, और क्या बनाएगी? क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम। जो अप्रभावी है वो रूपांतरित हो चुकी है, उत्परिवर्तित हो चुकी है, और अब प्रोटीन एंजाइम नहीं बनाएगी या कम कुशल प्रोटीन एंजाइम बनाएगी। लिख लो, ये मॉडिफाइड है। ये बना लो। अब इस पूरे सिस्टम पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, डन। ले लूं आगे? ठीक है, अब देखो भाई पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, शुद्ध लंबे पादप को शुद्ध बोने पादप से क्रॉस करवाया गया। ठीक है, शुद्ध लंबे पादपों को शुद्ध बोने पादपों से क्या कराया गया? क्रॉस करवाया गया। और शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों को क्रॉस करवाने पर 100 पादप प्राप्त हुए। ठीक है, शुद्ध लंबे पादप को शुद्ध बोने पादप से क्रॉस करवाने पर कितने पादप प्राप्त हुए? 100 पादप। इन 100 पादप जो प्राप्त हुए उसमें आपको यह बताना है कि लंबे और बोने पादपों का अनुपात क्या क्या होगा।
शुद्ध लंबे पादपों को शुद्ध बोने पादपों से क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर 100 पादप प्राप्त हुए। इन 100 में से मैंने पूछा लंबे और बोने का अनुपात। पहली चीज आपको याद रखनी है, आनुवांशिकी में जैसा जैसा कथन दे रखा है वैसा वैसा पढ़ते जाइए और सवाल कर दीजिए। अपना मतलब कहते हैं ना, वो अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग या फर्स्ट सोच रहे थे वो इसलिए क्योंकि आपने पहले से एक धारणा बना ली थी कि ये आंसर होगा। ये 3:1 का अनुपात F2PD में आता है, और F2PD का मतलब है जब कभी स्वपरागन होगा। यहां पर कुछ नहीं दे रखा, सिंपल कुछ नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला जाए वैसा वैसा करो। क्या दे रखा है? शुद्ध लंबे पादप, लिख लिया आपने शुद्ध लंबे पादप। इसका क्रॉस किससे करवाया? शुद्ध बोने पादप से, लिख लिया बोने पादप। इससे कितने पादप प्राप्त हुए? 100। यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी। ये सारे कितने पादप प्राप्त हुए? 100। सारे के सारे क्या होंगे? लंबे। सारे के सारे क्या होंगे? लंबे। कहीं पर क्वेश्चन में पूछा कि स्वपरागन करा के F2PD निकालनी है? नहीं। शुद्ध लंबे पादप लिए, शुद्ध बोने पादप से क्रॉस करवाया, 100 पादप प्राप्त हुए। 100 के 100 क्या होंगे? लंबे ही होंगे। ठीक, क्लियर? तो इसलिए सबसे पहला उसूल आनुवांशिकी में पहले से धारणा नहीं बनानी। क्वेश्चन में जो लिखा है क्रॉस करते जाइए, अपने आप जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी, सभी लंबे होंगे। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल, अब मैंने आपसे बोला संकरित लंबे पादप संकरित लंबे पादपों का क्रॉस बोने पादपों से किया गया। संकरित लंबे पादपों का क्रॉस बोने पादपों से किया गया और संतति में 120 पादप प्राप्त हुए। ठीक है, क्या किया अपन ने? संकरित लंबे पादपों को बोने पादपों से क्रॉस किया और संतति में कितने पादप प्राप्त हुए? 120। अब आपको यहां पर लंबे और बोने पादपों का अनुपात निकालना है। संकरित लंबे पादपों को बोने पादपों से क्रॉस किया, संतति में 120 पादप प्राप्त हुए। लंबे और बोने का अनुपात पूछा है। हाँ भाई, कोई जवाब? बी। कितने लोगों का बी आ गया? बढ़िया, बहुत अच्छा। एक सेकेंड। संकरित लंबे मतलब लंबे तो है, लंबे के आगे क्या लिखा हुआ है? संकरित लंबे हैं। कैसे लिखूंगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको क्रॉस किया है बोने। बोने के आगे कुछ लिखा नहीं है,
जरूरत भी नहीं है, बोना हमेशा शुद्ध ही होगा, बोना संकरित थोड़ी होगा। तो ये आपके पास क्रॉस है, क्रॉस तो ये हो गया। संकरित लंबा पादप ये रहा, संकरित लंबे पादप को किससे क्रॉस किया? बोने पादप से, ये रहा। अब ये तो संकरित है, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये शुद्ध ही है, इसमें एक ही प्रकार का आएगा, स्मॉल टी। तो अब आपके पास क्रॉस करो, एक आया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आया स्मॉल टी, मतलब आधे लंबे और आधे बोने आए। अनुपात क्या आना चाहिए? 1:1। अब आप सोच रहे हैं सर 120 का अनुपात होता है 1:1, 60-60। अरे तो लगभग होता है ना, एग्जैक्ट थोड़ी आएगा। आपको हमेशा एग्जैक्ट 1:1 मिलेगा, आसपास मिलेगा। आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है भाई? 60:58 का मतलब अनुपात लगभग 1:1 ही है। आप समझ रहे हो? इसको मैं 60-60 भी लिख सकता हूं, इसको 62-58 भी लिख सकता हूं, 61-59 भी लिख सकता हूं। 3:1 का अनुपात, 1:1 का अनुपात लगभग लगभग आना चाहिए। तो 60-60 के लगभग लगभग वाला अनुपात कौन सा है? 60:58। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी। सही? पक्का? एक और? अरे आ तो रहा है सबको? अब मैंने यहां पे लिखा नीले नेत्र काले नेत्र पर प्रभावी हैं। ठीक है, तो कौन सा लक्षण प्रभावी है? नीला नेत्र प्रभावी हो गया और काले नेत्र अप्रभावी हो गए। नीले नेत्र वाले पुरुष, पुरुष कैसा है? नीले नेत्र वाला, लेकिन उनकी जो माता जी हैं, माता काले नेत्र की है। तो नीले नेत्र वाले पुरुष का विवाह काले नेत्र वाली महिला से होता है। सही? तो आपको यह बताना है संतति में नीले व काले नेत्र वाले संतानों का अनुपात क्या होगा। देख लें भाई, भाई क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि नीले नेत्र काले नेत्र पर प्रभावी हैं, तो मैंने कह दिया नीले नेत्र को कैपिटल बी और काले नेत्र को स्मॉल बी। सही बात? प्रभावी लक्षण को कैपिटल अक्षर से डिनोट कर रहा हूं, अप्रभावी को छोटे अक्षर से।
अब आपको दे रखा है कि पुरुष जो है वो नीले नेत्र वाला है। पुरुष नीला नेत्र प्रभावी है। प्रभावी शुद्ध भी हो सकता है, संकरित भी। पुरुष कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। अब प्रभावी में शुद्ध लूं या संकरित लूं नहीं पता, मतलब क्वेश्चन में हिंट दे रखा होगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बता रखा होगा जिससे आपको यह पता चले कि वो शुद्ध है या संकरित है। तो इनकी माता जी कैसी हैं? काले नेत्र वाली। तो माता जी का जीनी प्ररूप क्या है? स्मॉल बी। इस पुरुष की माता जी काले नेत्र मतलब स्मॉल बी। तो एक स्मॉल बी पुरुष को मिलेगा, माता का एक युग्म विकल्पी तो मिलेगा। तो इसलिए पुरुष क्या हो गया? संकरित। सही। नीले नेत्र का पुरुष का जीनी प्ररूप मैंने कैपिटल बी स्मॉल बी क्यों लिया? कैपिटल बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी माता जी क्या थी? काले नेत्र की। तो एक युग्म विकल्पी माता से आएगा, इसलिए पुरुष क्या हो गया? संकरित। अब इस पुरुष का विवाह किस महिला से हो रहा है? काले नेत्र वाली महिला से। स्मॉल बी। अब यह संकरित, इसमें दो प्रकार के युग्मक, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां से एक ही प्रकार का स्मॉल बी। वही सवाल हो गया। अब आधे नीले आधे सफेद, अनुपात 1:1। सही? समझ आया? पक्का? एक और। एक खेत में नीले और सफेद पुष्प का अनुपात 60-40 है। ठीक है, एक खेत है, खेत में आपको नीले और सफेद पुष्प का अनुपात क्या दे रखा है? 60-40, मतलब नीले 60 और सफेद 40 है। सवाल है, शुद्ध नीले पुष्प को शुद्ध सफेद पुष्प का क्रॉस किया गया, संतति जो मिली उसका स्वपरागन किया गया, तो आपको बताना है प्राप्त संतति में नीले और सफेद पुष्प का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सही किया, सही किया। तो आंसर बता दो। सही किया बिल्कुल, गलत कैसे होगा? एक स्तर ऐसा आएगा भानुवांशी की में अगर सिस्टम समझ आ गया तो गलत हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे सबसे पहला खेल तो यह कि यह पता करना कि नीला और सफेद में से प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। नीले और सफेद का अनुपात 60-40 है। ज्यादा कौन आ रहा है? नीला। कम कौन आ रहा है?
ज्यादा संख्या में कौन आता है? प्रभावी लक्षण। तो आपको मालूम चल गया, नीला प्रभावी है, सफेद अप्रभावी है। अब तो उल्लू है ही क्या, शुद्ध नीला को शुद्ध सफेद से क्रॉस किया, संतति आई कैपिटल बी स्मॉल बी, स्वपरागन किया, इसी को इसी के साथ क्रॉस करोगे, F2 पीढ़ी का अनुपात 3:1 आएगा। 3:1 का अनुपात लगभग लगभग किस ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ नहीं रहा, इसमें लगभग 1:1 है, इसमें नहीं है। क्या आंसर आएगा? 72-28, लगभग लगभग 3:1। क्लियर? प्रभाविता वाला सिस्टम, प्रभावी लक्षण पहचान लोगे, शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में आएगा, अधिक आवृत्ति में आएगा। वो अरूपांतरित लक्षण है या अरूपांतरित युग्म विकल्पी है जो एक क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम बना रहा है। अप्रभावी का मतलब बेचारा होगा, केवल शुद्ध अवस्था में आएगा, बुरी संगत में फंस गया मतलब रूपांतरित हो गया, यानी उत्परिवर्तित हो गया, क्रियाशील प्रोटीन या एंजाइम नहीं बना पा रहा है। ठीक है, पक्का? तो फिर कल हम प्रभाविता के पहले टेस्ट क्रॉस देखेंगे और फिर प्रभाविता के अपवाद। ठीक भाई।